गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग आधुनिक काल में द्विवेदी युग को देख लिए थे। द्विवेदी युग में आज ये कौन सी क्लास है? आज ये इसकी तीसरी क्लास है। 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास में। तो पिछली क्लास में अर्थात क्लास नंबर 2 में हम लोग लगभग 3-4 कवि को देख चुके थे जो इस युग के छोटे छोटे कवि थे। अन्य जो छोटे छोटे कवि और हैं उनको हम देखते हैं। फिर जो बड़े कवि बचेंगे जैसे रामनरेश त्रिपाठी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हैं, उन पर तो प्रत्येक कवि पर एक एक क्लास होगी। और क्योंकि महत्वपूर्ण कवि हैं परीक्षा की दृष्टि से और काव्य रचनाएं भी उनकी महत्वपूर्ण है, तो प्रत्येक को देखना पड़ेगा। अन्य छोटे कवि और जो भी हैं उनको आज देख लेते हैं। और आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूप नारायण पांडे की, और उसके बाद फिर बात करते हैं देवी प्रसाद पूर्ण की। तो आज की क्लास में, तीसरी क्लास में, सबसे पहले देखते हैं रूप नारायण पांडे। आज के ये पहले कवि हैं, रूप नारायण पांडे। आज सबसे पहले बात करते हैं किनकी? रूप नारायण पांडे की। अगर रूप नारायण पांडे का जन्म देखा जाए कि महापुरुष का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। निधन कब हुआ? इनके निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 1959 ईस्वी में। रचनाएं देख लीजिए, ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, तो जितना महत्वपूर्ण जो है उतना ही देखना है। रचनाओं में सबसे पहले हम लोग काव्य रचनाओं की बात करते हैं। काव्य रचनाएं, अगर काव्य रचनाएं देखें तो कि काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले लिख लीजिए पराग 1924 ईस्वी की रचना है। पराग 1924 ईस्वी। नंबर 2 की बात करें तो वन वैभव। वन वैभव, वन वैभव की है? वन वैभव ये भी 1924 ईस्वी की है। नंबर 3 वन विहंगम। वन विहंगम, वन विहंगम की बात करें, वन विहंगम कब की है? तो ये 1925 ईस्वी की है। नंबर 4 आश्वासन। आश्वासन, आश्वासन कब की है? आश्वासन 1925 ईस्वी की है। नंबर 5 दलित कुसुम। दलित कुसुम, दलित कुसुम कब की है? दलित कुसुम 1928 ईस्वी की है। कब की है? 1928 ईस्वी की है। तो ये बातें किसके बारे में हो गए? इनके काव्य रचनाओं के बारे में, रूप नारायण पांडे के। इनका एक नाटक भी है और एक उपन्यास भी है, वो भी देख लेते हैं। नाटक नंबर 2, नाटक। नाटक में एक लिख लीजिए सम्राट अशोक। नाटक कौन सा था इनका? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक कब की है? सम्राट अशोक 1932 ईस्वी की है। कब की है? 1932 ईस्वी की। और एक उपन्यास है श्री। एक उपन्यास है इनका, कौन सा? श्री। श्री कब की इसका प्रकाशित हुई थी? श्री, तो श्री प्रकाशित हुई थी 1934 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी? 1934 ईस्वी में। तो इसी के साथ जो है ये समाप्त भी हो गए। इनमें और कुछ जानना नहीं था रूप नारायण पांडे में। रूप नारायण पांडे का जन्म 1884 ईस्वी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। निधन 1959 ईस्वी। काव्य रचनाओं में देख लीजिए पराग है 1924, वन वैभव 24, वन विहंगम 1925, आश्वासन 1925, दलित कुसुम 1928। एक इनका नाटक है सम्राट अशोक 1932 और एक उपन्यास है श्री 1934। तो ये हो गए समाप्त। इनके बाद अगले कवि हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनको भी देख लेते हैं। जो छोटे छोटे कवि हैं उनको आज फिर समाप्त करते हैं, फिर बड़े कवियों की ओर हम लोग चलेंगे।
नंबर 2। दूसरे कवि कौन से थे? दूसरे कवि थे राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण की अगर बात करें कि इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1868 ईस्वी में। कब हुआ था? 1838 ईस्वी में। कहाँ? तो जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, 1868 ईस्वी में जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लिख सकते हैं। निधन, अगर निधन की बात करें, निधन इनका हुआ था 1915 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 1915 ईस्वी में। काव्य रचनाएं देख लीजिए, और तो इनकी कुछ है नहीं। काव्य रचनाएं, अगर काव्य रचनाओं की बात करें, काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो काव्य रचनाओं में जो है उसका नाम लिखिए। पहला है धाराधर धावन। धाराधर धावन, धाराधर धावन कब की है? 1902 ईस्वी की है। नंबर 2 मृत्युंजय। मृत्युंजय, मृत्युंजय कब की है? मृत्युंजय 1904 ईस्वी की है। मृत्युंजय 1904। नंबर 3, नंबर 3 में है राम रावण विरोध। नंबर 3 राम रावण विरोध। राम रावण विरोध, राम रावण विरोध कब की थी? 1906 ईस्वी की है ये, 1906। नंबर 4 में लिख लीजिए प्रदर्शनी स्वागत। प्रदर्शनी स्वागत, प्रदर्शनी स्वागत की बात करें कि ये कब की है, तो प्रदर्शनी स्वागत कब की थी? प्रदर्शनी स्वागत थी 1906 ईस्वी की। कब की है? 1906 ईस्वी की है प्रदर्शनी स्वागत। प्रदर्शनी स्वागत के बाद एक है नंबर 5 में स्वदेशी कुंडल। स्वदेशी कुंडल, स्वदेशी कुंडल कब की है? स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी की है। नंबर 6, नंबर 6 में आ जाइए, लिखिए राग दर्शन। राग दर्शन, राग दर्शन कब की है? राग दर्शन 1911 ईस्वी की है। राग दर्शन 1911। नंबर 7 इधर लिखिए, फिर हटेगा नहीं। नंबर 7 बसंत वियोग। बसंत वियोग, और बसंत वियोग कब की है? 1912 ईस्वी की है। नंबर 8 तत्व तरंगिनी। तत्व तरंगिनी, तत्व तरंगिनी कब की है? अगर तत्व तरंगिनी की बात करें तो तत्व तरंगिनी 1914 ईस्वी की है। 1914 ईस्वी। नंबर 9, 9 में बात कर लीजिए तत्व तरंगिनी बसंत वियोग। एक है चंद्रकला। चंद्रकला, चंद्रकला कब की थी? तो चंद्रकला प्रकाशित हुई थी 1912 में ही प्रकाशित हुई थी। चंद्रकला 1912। चंद्रकला पहले आएगी तब ना तत्व तरंगिनी आएगी। अच्छा, आप लोग लिख लीजिएगा। और चंद्रकला के बाद नंबर 10 में लिखिएगा संग्राम निंदा। संग्राम निंदा, संग्राम निंदा कब की है? संग्राम निंदा 1913 ईस्वी की है। संग्राम निंदा 1913। और एक और लिख लीजिए अमल तलाश। अमलताश, अमलतास, अमलतास कब की है? 1914 ईस्वी की ये है। तो ये रचनाएं जो हो गई वो किनकी हो गई? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। देखिए इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी पहली रचना जो है धाराधर धावन। तो धाराधर धावन क्या है? तो ये कालिदास की जो रचना है मेघदूत, ठीक है, उसी का ब्रजभाषा पद्य में अनुवाद है।
धराधर धावन में क्या है, तो कालिदास की रचना मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद है। इनकी एक रचना है स्वदेश कुंडल, महत्वपूर्ण रचना जो है वो है स्वदेश कुंडल। स्वदेश कुंडल में क्या है, तो स्वदेश कुंडल में देश भक्ति पर आधारित 52 कुंडलिनी छंद है। ठीक है, स्वदेश कुंडल क्या है, तो स्वदेश कुंडल में देशभक्ति पर आधारित 52 कुंडलिनी छंद है। और महत्वपूर्ण कुछ और एक महत्वपूर्ण है इनका ये बसंत वियोग। तो बसंत वियोग में नायक नायिका चित्रण है, लेकिन नायक नायिका चित्रण में इसमें जो है मूलतः जो बात की कही गई है इसमें बसंत वियोग में, वो अलौकिक प्रेम की बात की गई है, लौकिक प्रेम की बात इसमें नहीं की गई है। तो इसी के साथ जो आज हैं ये राय देवी प्रसाद पूर्ण भी पूर्ण हुए। तो दो छोटे छोटे कवि थे, इनमें समाप्त हो गए, एक राय देवी, एक रूपनारायण पांडे, रूपनारायण पांडे के बाद एक राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो लगभग अभी तक हम 7-8 कवि को पढ़ लिए होंगे, है ना। आज हम शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण कवि को इस क्लास में, जिनका नाम है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक को पढ़ा दें कि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को पढ़ा दें? नहीं, श्रीधर पाठक को ही पढ़िए, उसके बाद अगले कवि को चलेंगे लेके। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रामनरेश त्रिपाठी की। इन दोनों के बाद रामनरेश त्रिपाठी ने श्रीधर पाठक को ही पढ़िए। महत्वपूर्ण कवि हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण है। तो आज सबसे पहले हम लोग इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं श्रीधर पाठक को। अब सही है ना? चलिए शुरू करते हैं। श्रीधर पाठक आज के ये तीसरे कवि और महत्वपूर्ण कवि हैं। श्रीधर पाठक मोस्ट कवि हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इनके बारे में थोड़ा देखना भी है। श्रीधर पाठक के बारे में, श्रीधर पाठक की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? श्रीधर पाठक का इनका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 ईस्वी में कहाँ पे? आगरा में हुआ था। कहाँ? आगरा में। निधन की बात करें कि इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन हुआ था 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 में। अब कुछ बातें इनके बारे में जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि ये आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो श्रीधर पाठक हैं। एक बात तो ये लिख लीजिए कि ये आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। ये आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आचार्य शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा। आचार्य शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा। दूसरी बात, इन्होंने दोनों भाषा में रचना की। दोनों भाषा का मतलब ब्रज में भी लिखा और खड़ी बोली में भी लिखा, ये भी लिख सकते हैं। इन्होंने ब्रज व खड़ी बोली दोनों भाषाओं में
रचना की। ये 3 बात तो हो गया इनके बारे में अति मोस्ट, क्योंकि ये मोस्ट कवि हैं श्रीधर पाठक। जन्म 1859 ईस्वी, निधन 1928 ईस्वी। जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और आचार्य शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक भी कहा है। ये ब्रज और खड़ी बोली दोनों भाषा में रचना किया करते थे। अब बात आती है इनकी रचनाओं की, तो इन्होंने जो अनुवाद किया है वो भी महत्वपूर्ण है। तो इनकी पहले लिखिए अनुदित रचनाएं, नेक्स्ट पेज में ही चलिए। अनुदित रचनाएं, और इनकी अनुदित रचनाएं मोस्ट हैं, कुछ ऐसी वैसी नहीं है, आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। रचनाएं, रचनाओं में नंबर 1 में लिखिए अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं, हालांकि अनुवाद किया है, परंतु अनुवाद भी ऐसा किया है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए आप लोग भी इनको हल्के में ना लें। अनुदित रचनाओं में पहला पहला लिखिए गडेरिये और दार्शनिक। क्या लिखिएगा? गडेरिये और दार्शनिक। गडरिये और दार्शनिक, गडेरिये और दार्शनिक। क्या बात है! गडेरिये और दार्शनिक कब की है? 1885 ईस्वी की है। कुछ अजीब नहीं लग रहा है? 1885 सही है। गडेरिये और दार्शनिक 1885 ईस्वी। अब इसमें है क्या, ये भी तो जानना है, क्योंकि महत्वपूर्ण कवि हैं तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में। जो महत्वपूर्ण नहीं होते उनके नाम हम लोग देख लेते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। इनके बारे में ये जरूर याद रखें, गडेरिये और दार्शनिक में, कि लिख ही लीजिए, एक ग्रे कवि थे। ग्रे की रचना, ग्रे नाम ही था, ग्रे की रचना कौन सी थी? इनकी रचना, ग्रे की रचना शेफर्ड, ग्रे की रचना शेफर्ड एंड फिलोसफर। शेफर्ड, ग्रे की रचना शेफर्ड एंड फिलोसफर का अनुवाद है ये। जो ग्रे कवि थे उनकी रचना जो है, ठीक है, ग्रे कवि की रचना कौन सी थी? शेफर्ड एंड फिलोसफर। तो शेफर्ड एंड फिलोसफर का अनुवाद करके रामनिरस त्रिपाठी ने क्या नाम रख दिया? गडेरिये और, गडेरिये नहीं होता, गडेरिये होता है, ये मत लगा दीजिए, गडेरिये होता है। गडेरिये और दार्शनिक। भाषा क्या थी इसकी? भाषा की बात करें तो भाषा इसकी खड़ी बोली है। भाषा किस भाषा में लिखा त्रिपाठी जी ने? तो खड़ी बोली में लिखा, ठीक है। और छंद कौन सा है इसमें? काव्य रचनाएं हैं तो छंद कौन सा है? तो छंद लावनी है। छंद कौन सा है? छंद इस गडेरिये और दार्शनिक में छंद लावनी है। एक रचना ये हो गई। दूसरी रचना है एकांतवासी योगी। चलिए अगले पेज में चलते हैं, नंबर 2, और लिखिए एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी की बात करें कब की है? तो ये 1886 की है। वो 85 की थी और ये 86 की है। इसमें क्या है? गोल्ड स्मिथ की रचना थी हर्मिट, उसी का अनुवाद है। लिख सकते हैं, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट। एकांतवासी योगी, गोल्ड स्मिथ की रचना, हाँ, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का अनुवाद, अनुवाद है ये। अर्थात गोल्ड स्मिथ ने क्या लिखा? हर्मिट लिखा अंग्रेजी में, और इसका इन्होंने अनुवाद कर दिया था खड़ी बोली में। नाम क्या रखा? एकांतवासी योगी। भाषा क्या थी? भाषा तो खड़ी बोली ही है, भाषा खड़ी बोली,
भाषा इसकी भी खड़ी बोली है। और छंद क्या था, तो इसमें जो छंद है वो लावनी है। छंद कौन सी है, लावनी छंद में ये भी है। तीसरी रचना लिख लीजिए उजड़ग्राम, महत्वपूर्ण रचना है तीसरी, उजड़ग्राम। उजड़ग्राम, उजड़ग्राम की अगर बात करें, उजड़ग्राम कब की है, तो ये 1889 की है। 1889 ईस्वी में ये लिखी गई थी उजड़ग्राम। और ये किसका अनुवाद है, ये भी गोल्ड स्मिथ की जो पुस्तक थी, ये डिजर्टेंट विलेज, उसी का अनुवाद है, देख सकते हैं। गोल्ड स्मिथ की रचना, गोल्ड स्मिथ की रचना कौन सी, डिजर्टेड, गोल्ड स्मिथ की रचना, गोल्ड स्मिथ की रचना कौन सी, डिजर्टेड विलेज, डिजर्टेड विलेज का अनुवाद है ये, डिजर्टेड विलेज का अनुवाद है। भाषा की अगर बात करें, भाषा क्या है, तो इसकी भाषा जो है वो ब्रज है, ये याद रखिएगा, इसकी भाषा क्या है, ब्रज है। और छंद क्या है इसमें, तो इसका में जो छंद है वो रोला है। छंद कौन सा है इसमें, रोला। इतनी जानकारी पर्याप्त है आप लोगों के लिए, कुछ हल्की फुल्की बातें नहीं बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोग को हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। 3 रचना हो गई, कौन कौन सी, एक रचना हो गई गडेरिया और दार्शनिक, एक हो गई एकांतवासी योगी, एक हो गई उजड़ग्राम, और एक अगला लिखिए नंबर 4 में, नंबर 4 में लिखिए श्रांत पथिक। नंबर 4 क्या लिखना है, श्रांत पथिक, श्रांत पथिक। श्रांत पथिक कब की है, तो श्रांत पथिक 1902 ईस्वी की है। श्रांत पथिक 1902 ईस्वी। ये किसका अनुवाद था, तो ये भी गोल्ड स्मिथ की रचना थी, उसी का अनुवाद है। गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ की रचना कौन सी थी, ट्रैवलर था ना, गोल्ड स्मिथ की रचना द ट्रैवलर। गोल्ड स्मिथ की रचना द ट्रैवलर का अनुवाद है ये। दूसरी भाषा, भाषा इसकी खड़ी बोली है। भाषा कौन सी है, खड़ी बोली है। और छंद इसमें, छंद इसमें रोला है। छंद इसमें क्या है, छंद इसमें रोला है। छंद कौन सा है, रोला है। अगला चौथा हो गया, एक रचना और लिख लीजिए पांचवा में। पांचवा में कौन सा था, इजाबेला। पांचवा में इजाबेला। अगर इजाबेला की बात करें तो इजाबेला कब की है, 1908 ईस्वी की है इजाबेला। इजाबेला में क्या है, अगर इजाबेला की बात करें कि इसमें क्या है, तो इसमें ये जो है किट्स की रचना, एक किट्स कवि हुए थे, उनकी रचना कौन सी थी, उनकी रचना थी इजाबेला, उसी का अनुवाद है। किट्स की रचना इजाबेला का अनुवाद है ये। और भाषा इसमें, इसकी भाषा भी खड़ी बोली रही, भाषा इसकी भी खड़ी बोली, एक की भाषा खाली ब्रज रही थी, बाद बाकी सबकी खड़ी बोली रही। और छंद क्या रहा था इसमें, इसका छंद भी रोला था। छंद इसका भी क्या था, छंद इसका भी रोला था। तो ये हो गई इनकी अनुदित रचनाओं के बारे में विशेष बातें। अब इनकी जो है, और इनकी अनुदित रचनाएं ही महत्वपूर्ण है, पूछी भी जाएगी तो अनुदित रचनाएं के बारे में पूछा जाएगा, मौलिक रचनाएं नहीं पूछी जाएगी। हालांकि मौलिक रचना को भी देख लेते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे, श्रीधर पाठक की अनुदित रचनाएं देख रहे थे, श्रीधर पाठक की अनुदित रचनाएं देख रहे थे। अनुदित रचनाओं के बाद चलिए नंबर 2 पर और लिखिए
मौलिक रचनाएं। नंबर 2 मौलिक रचनाएं। हालांकि इनकी मौलिक रचनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं, जानकारी भी होनी तो आवश्यक है ना। हिंदी के बच्चे हैं तो हिंदी जाननी है। चलिए, पूरी रचनाओं में पहला लिखिए जगत सच्चाई सार। पहली रचना कौन सी लिखनी है? जगत सच्चाई सार। जगत सच्चाई सार। जगत सच्चाई सार कब की है? ये 1887 ईस्वी की है, जगत सच्चाई सार। नंबर 2 मनोविनोद। देखिए इसमें थोड़ा सा बात है, क्या बात है? मनोविनोद। मनोविनोद पुस्तक जो है वो 3 भागों में है। कितने भागों में है ये? तो 3 भागों में है। कितने भाग में है? 3 भाग में है। अब 3 भाग में है, अगर भाग 1 देखें, भाग 1 तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1882 है। अगर भाग 2 देखें तो भाग 2 का प्रकाशन वर्ष जो है वह 1905 है, 1905 ईस्वी है। और भाग 3 देखें, भाग 3 तो भाग 3 का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1912 ईस्वी है। मनोविनोद 3 भागों में है। तो भाग 1 का प्रकाशन वर्ष 1882, भाग 2 का प्रकाशन वर्ष 1905 और भाग 3 का प्रकाशन वर्ष 1912। अगली रचना लिखिए गुणवंत हेमंत। खड़ी बोली में रचित ये इनकी प्रथम कविता थी। नंबर 3 गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत कब की है? गुणवंत हेमंत जो है ये 1900 ईस्वी की है, 1900 ईस्वी में। और ये खड़ी बोली में रचित इनकी प्रथम कविता है। खड़ी बोली में रचित इनकी प्रथम कविता है। प्रथम कविता है कौन? गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत के बाद नंबर 4 कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा। अगर कश्मीर सुषमा की बात करें कि कश्मीर सुषमा कब की है, तो कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी की है। और नंबर 5 में लिख लीजिए आराध्य शोकांजलि। आराध्य शोकांजलि। आराध्य शोकांजलि की बात करें तो आराध्य शोकांजलि ये कब की है? 1906 ईस्वी की है। और एक बात इसके बारे में याद रखें, 1906 ईस्वी। और इसके बारे में एक बात ये याद रखें कि ये हिंदी में लिखित अर्थात खड़ी बोली की प्रथम शोकगीत है। प्रथम शोकगीत कौन सा? सरोज स्मृति नहीं, सूरज स्मृति एक पहली शोक गीत नहीं है वो। लिख सकते हैं हिंदी का प्रथम शोक गीत, हिंदी का प्रथम शोक गीत। हिंदी का प्रथम शोक गीत है ये। आराध्य शोकांजलि जो है वो हिंदी का प्रथम शोक गीत है। सरोज स्मृति निराला जी की वो सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, ठीक है, वो संसार का भी सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। परंतु हिंदी का प्रथम शोक गीत जो है वो आराध्य शोकांजलि है, श्रीधर पांडे जी का। थोड़ा याद, सॉरी, श्रीधर पाठक जी का, याद रखिएगा। ये 5 हो गए। नंबर 6 पे चलिए, और नंबर 6 में लिखिए भारतोत्थान। भारतोत्थान। भारतोत्थान कब की है? भारतोत्थान 1906 ईस्वी की है। भारतोत्थान 1906। नंबर 7 भारत प्रशंसा। भारत प्रशंसा
कब की है? 1907 ईस्वी की है भारत प्रशंसा। नंबर 8 बनाष्टक। बनाष्टक, बनाष्टक कब की है? बनाष्टक 1912 ईस्वी की है। कब की है? 1912 ईस्वी की है। इधर लिखिए। नंबर 9 देहरादून। देहरादून, देहरादून कब की है? 1915 की है। नंबर 10 जॉर्ज वंदना। जॉर्ज वंदना, जॉर्ज वंदना कब की है? 1912 ईस्वी की है। नंबर 11, 11 में लिखिए गोखले प्रशस्ति। गोखले प्रशस्ति, गोखले प्रशस्ति कब की है? ये 1915 ईस्वी की है। 11 हो गया। नंबर 12 गोपिका गीति। गोपिका गीति, गोपिका गीति कब की है? ये 1916 ईस्वी की है। नंबर 13, नंबर 13 में लिखिए स्वर्गीय बीना। महत्वपूर्ण रचना है ये, स्वर्गीय बीना। स्वर्गीय बीना कब की है? 1916 की है। स्वर्गीय बीना 1916। स्वर्गीय बीना के बाद नंबर 14 में आ जाइए और लिखिए बाल विधवा। बाल विधवा, बाल विधवा कब की है? बाल विधवा 1918 की है। और नंबर 15 और अंतिम में ने 1918, एक छूट गया ना, सांध्य अटन छूट गया है। सांध्य अटन इसलिए छूट गया क्योंकि सांध्य अटन 1917 ईस्वी का है। और नंबर 16, नंबर 16 में लिख लीजिए भारत गीत। भारत गीत, और भारत गीत 1928 ईस्वी की रचना है। तो ये रचनाएं जो हो गई वो हो गई इनकी मौलिक रचनाएं। किनको देख रहे थे हम लोग? श्रीधर पाठक को देख रहे थे ना, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक के बारे में ये अद्भुत रचनाएं जो 5 थी उसको देख लिए। इन 5 के बाद इनकी मौलिक रचनाएं देख लिए हैं, और मौलिक रचनाओं में ये 16। कुछ बातें इनके बारे में याद रखिएगा। देखिए अभी आप लोग बात कर रहे थे कि सर ये आराध्य शोकांजलि जो है वो इनकी प्रथम शोकगीत नहीं है। आराध्य शोकांजलि इन्होंने अपने पिता के निधन पर लिखा था, ठीक है। ये हिंदी का प्रथम शोकगीत है क्योंकि इसका रचना काल नहीं देख रहे हैं, 1906 है। सूर्य स्मृति कब लिखी गई थी, है ना। तो ये हिंदी का प्रथम शोकगीत माना जाता है। उसके बाद कश्मीर सुषमा जो है, कश्मीर सुषमा में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। जगत सच्चाई सार, ये जो पहली रचना है जगत सच्चाई सार, इसमें दार्शनिक विषयों पर, जगत सच्चाई सार में दार्शनिक विषयों पर कविताएं लिखी गई है। और इसमें सधुकड़ी शैली का प्रयोग भी किया गया है जगत सच्चाई सार में, जिसमें दार्शनिक विषयों का चित्रण किया गया है। मनोविनोद ब्रज भाषा में है, ठीक है। मनोविनोद जो है वो ब्रज भाषा में लिखित कविता है। और कुछ बचा है? हाँ, एक स्वर्गीय बीना था, महत्वपूर्ण कविता था। स्वर्गीय बीना कहाँ चला गया? ये स्वर्गीय बीना, ये महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय बीना में रहस्यवादी भावना व्यक्त की गई है। हिंदी में गांव को कविता का विषय बनाने वाले ये पहले कवि हैं। ये थोड़ा सा और भी बातें लिख लीजिए, लिख सकते हैं। हिंदी में गांव को कविता का विषय बनाने वाले ये हिंदी में गांव को कविता का विषय बनाने वाले ये प्रथम कवि हैं। इनसे पहले हिंदी कविताएं गांव पर नहीं लिखी गई, ठीक है। इन्होंने ही गांव पर सबसे पहले कविताएं लिखी, और गांव को कविता का विषय बनाने वाले ये प्रथम कवि थे। तो हिंदी में
गाँव को कविता का विषय बनाने वाले ये प्रथम कवि हैं। कौन? श्रीधर पाठक। तो इसी के साथ श्रीधर पाठक भी आज समाप्त हुए। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। अब हम जिन कवियों को देखेंगे अगले क्लास में, उसमें रामनरेश त्रिपाठी हैं। रामनरेश त्रिपाठी के बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। नाथूराम शर्मा शंकर हैं। कामता प्रसाद गुरु हैं। और इस कालखंड के जो सबसे बड़े कवि होंगे वो होंगे, इस कालखंड में लगभग हम 20-25 कवियों को देखेंगे। कुछ ऐसे कवि हैं आप लोग को लग रहा होगा कि सर 5-6 कवि तो आप लिखाए ही हैं ये भारतेंदु मंडल में, सॉरी द्विवेदी मंडल में, और कुछ बाहर। तो अन्य कवि भी इस कालखंड के हैं, सिर्फ वो स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक, स्वच्छंदवाद के ही कवि या द्विवेदी मंडल के कवि ही नहीं हैं, अन्य कवि भी हैं। तो जो भी कवि हैं इस कालखंड में जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी कवियों को देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे रामनरेश त्रिपाठी की, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक लगभग में हम लोग 8 कवि को देख चुके होंगे और आगे अन्य कवियों को देखेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं फिर। आज कौन सी क्लास थी? तीसरी थी ना ये, द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की तीसरी क्लास थी। तो चौथे क्लास में हम लोग बात करेंगे फिर रामनरेश त्रिपाठी से। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।